नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ शेड्यूल्स के बारे में। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। उनमें से आज का हमारा ये 4th पार्ट है। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये हमारा 4th पार्ट है, स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। तो कौन कौन से शेड्यूल्स की स्टडी हमें आज करनी है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्टडी ऑफ शेड्यूल सी, तो हमें सबसे पहले शेड्यूल सी के बारे में पढ़ना है। शेड्यूल सी में क्या दिया रहता है? इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट जो कि पैरेंटली यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेड्यूल C1 के बारे में। तो शेड्यूल C1 में भी इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट दी रहती है जो कि ओरली यूज किए जाते हैं। सी में पैरेंटली यूज करने वाले ड्रग्स की लिस्ट होती है और C1 में ओरली यूज करने वाले ड्रग की लिस्ट होती है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में ऐसे ड्रग की लिस्ट होती है जो कि पेशेंट सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर हो तभी ले सकता है। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब कोई भी फार्मासिस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो ड्रग्स किसी भी पेशेंट को नहीं बेच सकता। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल H1 या फिर हम इसको शेड्यूल HX भी बोल सकते हैं। इस शेड्यूल की डेफिनेशन हमने नहीं देखी थी पार्ट 1 में। तो शेड्यूल H1 मतलब यहाँ पर रेगुलेशंस दिए गए हैं। एंटीबायोटिक्स को अगर किसी को सेल करना हो तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो उन रेगुलेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल के। तो शेड्यूल के में ऐसे ड्रग की लिस्ट दी गई है जिनके मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे कुछ छूट दिए गए हैं। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी में सारे ड्रग्स की पैक साइज के बारे में और स्टोरेज कंडीशन के बारे में दिया गया है। कौन से ड्रग का पैक साइज कितना होना चाहिए और कौन से ड्रग की स्टोरेज कंडीशन क्या होती है वो सब शेड्यूल पी में दिया गया है। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ाई करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन में मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट दी गई है जो कि फार्मेसी रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। देयर आर टोटल 10 शेड्यूल्स विच वी हैव टू स्टडी। तो यहाँ पर हमें 10 शेड्यूल्स की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला शेड्यूल है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी इंक्लूड द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस। तो शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस की लिस्ट होती है। फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूड इन शेड्यूल सी। तो यहाँ पर हमें कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट दी गई है जो कि शेड्यूल सी में आते हैं, वो देखते हैं। सेरा, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, solution of salt of adrenaline, antibiotics, sterilized surgical ligature, बैक्टीरियोफेजेस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन। तो ये सारे यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है प्रोडक्ट्स की, ये बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो कि शेड्यूल सी में आते हैं। All the biological product listed in Schedule C are for parenteral use। तो शेड्यूल सी में जितने भी बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है वो सारे प्रोडक्ट पैरेंटली यूज किए जाने वाले होते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हम पैरेंटली यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट शेड्यूल सी में
दी रहती है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल सी। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल C1। शेड्यूल C1 में क्या होता है? शेड्यूल C1 इंक्लूड द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ओरल यूज। तो शेड्यूल C1 में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, पर जो ओरली यूज किए जाते हैं। तो शेड्यूल सी में जो ओरली यूज किए जाने वाले बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं उनकी लिस्ट दी रहती है। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड इन शेड्यूल C1। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जो कि शेड्यूल C1 में आते हैं। तो फर्स्ट है एर्गोट, देन प्रिपरेशन कंटेनिंग एर्गोट, एड्रेनलिन, प्रिपरेशन कंटेनिंग एड्रेनलिन, फिश लिवर ऑयल, प्रिपरेशन कंटेनिंग फिश लिवर ऑयल, विटामिन्स, प्रिपरेशन कंटेनिंग विटामिन्स। देन नेक्स्ट है लिवर एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन कंटेनिंग लिवर एक्सट्रैक्ट, हार्मोन्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेड्यूल C1 में आते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हम ओरली यूज कर सकते हैं। ओरली यूज करने वाले जितने भी बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो शेड्यूल C1 में आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल G। तो शेड्यूल G में क्या दिया रहता है? Schedule G include the drug which can be taken by a patient only under the medical supervision। तो शेड्यूल G में ऐसे ड्रग्स आते हैं, ऐसे ड्रग की लिस्ट होती है जो कि पेशेंट ले सकता है सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर। तो ऐसे ड्रग की लिस्ट हम शेड्यूल G में देखते हैं। तो दिस ड्रग लेबल विद द, तो ये जो ड्रग होते हैं इनके लेबल पे कुछ दिया रहता है। क्या दिया रहता है? कॉशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वार्निंग। तो क्या कॉशन दिया रहता है वो हम देख लेते हैं। इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो यहाँ पर एक वार्निंग दी रहती है कि अगर आप ये जो मेडिसिन है, जितने भी शेड्यूल G के मेडिसिन है वो मेडिकल सुपरविजन के अंडर नहीं ले रहे हो तो ये मेडिसिन आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। ऐसी वार्निंग इन ड्रग्स के लेबल पे दी रहती है। यहाँ पर हम आगे ड्रग्स भी देखेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा ड्रग है तो आप उनके लेबल पे देखिएगा, ये ऐसे कॉशन या फिर वार्निंग वहाँ पर दी रहेगी। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ दिस ड्रग मस्ट बी मेंटेन अप टू 2 years। तो शेड्यूल J के जितने भी ड्रग्स अगर कोई सेल कर रहा है या फिर परचेस कर रहा है तो उनका रिकॉर्ड 2 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फॉलोइंग आर सम ड्रग्स विच आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल G। तो शेड्यूल G में कुछ ड्रग्स आते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। एमिनोप्टेरिन, ब्लियोमाइसिन, क्लोरएम्ब्युसिल, क्लोरथायाजाइड, मेटफॉर्मिन, क्लोरप्रोपेमाइड, हाइड्रोक्सीयूरिया, मरकैप्टोप्यूरिन, ग्लिबेनक्लामाइड, फेनफॉर्मिन, टॉल्बुटामाइड, मेक्लोजिम। तो ये जो ड्रग्स है ये सारे ड्रग जो है शेड्यूल C में दिए रहते हैं और इनमें से अगर कोई भी ड्रग आपके घर में हो तो उनका लेबल देखना, उस ड्रग का लेबल देखना, आपको वहाँ पर इस तरीके से वार्निंग लिखी हुई मिलेगी। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल H। तो शेड्यूल H में क्या आता है? शेड्यूल H इंक्लूड द ड्रग विच आर सोल्ड बाय द रिटेलर ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो शेड्यूल शेड्यूल H में ऐसे ड्रग की लिस्ट होती है जो कि रिटेलर बेच सकता है। रिटेलर मतलब जो फार्मासिस्ट होता है वो फार्मासिस्ट बेच सकता है। कब बेच सकता है? जब पेशेंट के पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन हो। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे वो ड्रग लिखे हुए दिए हैं तभी फार्मासिस्ट वो ड्रग पेशेंट को दे सकता है, पेशेंट को बेच सकता है। तो ऐसे ड्रग शेड्यूल H में आते हैं। द ड्रग लेबल कंटेन टेक्स्ट RX एंड शेड्यूल H ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनका लेबल आप देखेंगे तो वहां पर RX ऐसा सिंबल दिया रहता है और शेड्यूल H ड्रग ऐसा भी वहां पर लिख के होता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? शेड्यूल H ड्रग अल्सो कंटेन। तो शेड्यूल H ड्रग के लेबल पे और कुछ होता है, क्या होता है? वार्निंग। तो शेड्यूल H ड्रग के जो लेबल होते हैं वहां पर हमें वार्निंग भी दी रहती है। तो वार्निंग क्या दी रहती है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली।
तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन अगर होगी पेशेंट के पास, तभी ये मेडिसिन कोई भी रिटेलर, कोई भी फार्मासिस्ट सोल्ड कर सकता है या फिर बेच सकता है। तो ऐसी वार्निंग शेड्यूल एच ड्रग के लेबल पे दी रहती है। शेड्यूल एच कंटेन द लिस्ट ऑफ 536 ड्रग्स। तो 536 ड्रग्स की यहाँ पर लिस्ट होती है शेड्यूल एच में। शेड्यूल एच में टोटल 536 ड्रग की लिस्ट दी गई है। देन नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम ड्रग्स। तो शेड्यूल एच में जो ड्रग्स होते हैं उनमें से कुछ ड्रग हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एसाइक्लोवीर, कार्बिडोपा, डाइक्लोफेनेक, हैलोपेरिडोल, इमिप्रामाइन, कीटोकोनाजोल, लैमिवुडिन, मेबेंडाजोल, पेंटोप्राजोल, यूरोकाइनेज, जीडोवुडिन HCl, विनब्लास्टिन सल्फेट। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। अगर इनमें से कोई भी ड्रग अगर आपके घर में होगा तो आप उनके लेबल पे देख सकते हैं। आपको उनके लेबल पे इस तरीके से RX का सिंबल दिखेगा और शेड्यूल एच ड्रग्स वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, और इस तरीके से वार्निंग भी वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी कि ये ड्रग सिर्फ तभी बेच सकता है कोई भी फार्मासिस्ट जब किसी पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन हो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। तो इस तरीके से ये हमारा शेड्यूल एच होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल H1 के बारे में। तो शेड्यूल H1 में क्या होता है वो देख लेते हैं। दिस शेड्यूल इज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट द सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये जो H1 शेड्यूल है ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि वो सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स को रेगुलेट कर सके, नियंत्रित कर सके। तो इसीलिए शेड्यूल H1 बनाया गया है। शेड्यूल H1 ड्रग्स लेबल विथ सिंबल RX एंड इन रेड इंक। तो शेड्यूल H1 के जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, उन पर एक सिंबल होता है RX करके, जो कि रेड इंक में होता है। रेड कलर की इंक में RX करके शेड्यूल H1 के ड्रग्स पर, ड्रग के लेबल पर सिंबल होता है। अल्सो लेबल विथ वार्निंग। तो वहाँ पर एक वार्निंग भी दी रहती है। वार्निंग क्या होती है? इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ मेडिकल एडवाइस। तो मेडिकल एडवाइस के बिना अगर आप ये प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपके हेल्थ के लिए ये डेंजरस हो सकता है। ऐसी वार्निंग शेड्यूल H1 ड्रग के लेबल पर दी रहती है। फॉलोइंग आर सम एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। अल्प्राजोलाम, साइक्लोसेरिन, मेडाजोलाम, इथियोनामाइड, आइसोनियाजिम, जेमिफ्लोक्सासिन, सेफिक्सिम। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रग्स है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि शेड्यूल H1 में आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल K। तो शेड्यूल K में क्या दिया रहता है? The drugs specified in Schedule K shall be exempted from the provision of manufacturing and sale। तो शेड्यूल K में जो ड्रग्स होते हैं उन पर छूट दी गई है मैन्युफैक्चरिंग पे और सेल पे। तो हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, रूल्स लगाए गए हैं। पर शेड्यूल K में ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे कुछ छूट दी गई है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं। तो ऐसे ड्रग की लिस्ट शेड्यूल K में दी गई है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलोइंग आर सम ड्रग्स लिस्टेड इन शेड्यूल K। तो शेड्यूल K में जो ड्रग लिस्टेड है हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। एंटी मलेरियल ड्रग्स, मैग्नीशियम सल्फेट, क्विनिन सल्फेट, पाउडर्ड मिल्क, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटासिड प्रिपरेशन, लिनीमेंट, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, कॉस्मेटिक, मॉर्फिन टैबलेट्स। तो यहाँ पर ये कुछ ड्रग्स है, यहाँ पर ये कुछ ड्रग की लिस्ट दी गई है जो कि शेड्यूल K में आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल P। तो शेड्यूल P में क्या आता है? शेड्यूल P इंक्लूड द लाइफ पीरियड ऑफ वेरियस ड्रग एंड द स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग। तो शेड्यूल P में क्या आता है? लाइफ पीरियड, मतलब ड्रग्स का लाइफ पीरियड कितना होता है वो हमें यहाँ पर दिया रहता है। एंड द स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग, मतलब कौन से ड्रग की स्टोरेज कंडीशन क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताया जाता है।
फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक में सबसे पहला है एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन का लाइफ पीरियड कितना है 36 मंथ। 36 मंथ मतलब ये 3 साल तक अच्छा रह सकता है। ये जो मेडिसिन है 3 साल तक हम ले सकते हैं, देन उसके बाद ये एक्सपायर्ड हो जाती है और इसकी स्टोरेज कंडीशन है कूल प्लेस। देन नेक्स्ट एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। इसकी लाइफ पीरियड भी 36 मंथ है, मतलब 3 साल तक ये चल सकती है। एंड स्टोरेज कंडीशन अगर हम देखें तो इसकी स्टोरेज कंडीशन है कूल प्लेस। देन नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए है। इसकी लाइफ पीरियड है 24 मंथ्स, मतलब 2 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, देन ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं। देन विटामिन बी1। तो विटामिन बी वन के जो टैबलेट्स होते हैं उनकी लाइफ पीरियड होती है 24 मंथ, मतलब 2 साल तक। देन नेक्स्ट है इंसुलिन प्रिपरेशन। तो इंसुलिन प्रिपरेशन में इंसुलिन इंजेक्शन हमें सबसे पहले दिया गया है। तो इंसुलिन इंजेक्शन की लाइफ पीरियड होती है 24 मंथ, मतलब 2 साल तक, और इसकी स्टोरेज कंडीशन होती है बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। अगर ये जो यहाँ पर हमें ड्रग्स दिए गए हैं इनकी स्टोरेज कंडीशन जो बताई गई है उस स्टोरेज कंडीशन पर हम इन्हें नहीं रखें और रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये डिटोरिएट हो सकते हैं, ये खराब हो सकते हैं। इसलिए इनकी जो स्टोरेज कंडीशन है इनको वहीं पर स्टोर करके रखना पड़ता है। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम में क्या आता है? शेड्यूल एम डिस्क्राइब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसेस। तो शेड्यूल H1 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं वो सब शेड्यूल एम में बताया गया है। एंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसेस। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी ड्रग की, किसी भी मेडिसिन की, तो आपका प्रीमाइसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको लगेगी, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी, वो सब यहाँ पर दिया रहता है। शेड्यूल एम डिफरेंशिएट इनटू वेरियस पार्ट विच आर एज फॉलोज। तो शेड्यूल एम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या दिया गया है? रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, पैरेंटल प्रोडक्ट्स। तो जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर पैरेंटल प्रोडक्ट्स की अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेंगी, क्या क्या उनको चीजें लगेंगी, वो सब यहाँ पर दिया रहता है। तो वो कहाँ पर होता है? पार्ट ए में। देन नेक्स्ट है पार्ट बी, रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो ओरली जो सॉलिड डोजेस फॉर्म हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टैबलेट्स। तो जो टैबलेट्स की अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो पार्ट बी में दी रहती है। देन नेक्स्ट है पार्ट सी, रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो अगर ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग किसी को करनी हो, ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म मतलब हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं सिरप। तो सिरप की अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी को करनी हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो पार्ट सी में दी रहती है। देन नेक्स्ट है पार्ट डी, रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉपिकल प्रोडक्ट्स। टॉपिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो कि हम स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज करते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट। तो अगर ऑइंटमेंट जैसी कुछ चीज हो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है किसी को तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी, वो पार्ट डी में दी रहती है। देन नेक्स्ट है पार्ट ए, रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीटर डोज इनहेलर्स। तो ये इनहेलर्स होते हैं जो कि अस्थमा जैसी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो अगर इनहेलर्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी को करनी हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, वो पार्ट ई में दी रहती है। देन नेक्स्ट है पार्ट एफ। तो पार्ट एफ में क्या दिया रहता है? रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई और बल्क ड्रग। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें का जो मेन इंग्रेडिएंट, जो मेन मेडिसिन रहती है हमारी, उसकी अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो पार्ट एफ में दिया रहता है। देन नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड। अब रिक्वायरमेंट हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी, तो रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें वहां पर दी रहती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब
अगर किसी भी जगह हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए। हम घर में भी खाना बनाते हैं तो हमारा जो खाना बनाने की जगह होती है, हमारी जो खाना बनाने की जगह होती है वो क्लीन रखते हैं हम। तो ये अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा हो तो जहाँ पर भी वो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा हो उसका प्रीमाइसेस, उसका आसपास का एरिया सब क्लीन होना चाहिए। और उसको हम किस तरीके से सैनिटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में रख सकते हैं, वो हमें यहाँ पर दिया रहता है। देन नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मेडिसिन की तो उनकी बिल्डिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए, कौन सा यूनिट कहाँ पर होना चाहिए, ये सब भी यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। तो मेडिसिन बनाने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो सब यहाँ पर दिए रहते हैं। देन नेक्स्ट है प्रीमाइसेस। तो आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस किस तरीके से होना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया रहता है। देन नेक्स्ट है पैकेजिंग। तो कोई भी ड्रग आप बना रहे हो तो उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया रहता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है ये बताई रहती है। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन में हमें क्या पढ़ना है, इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। तो शेड्यूल एन में मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट दी रहती है जो कि फार्मेसी रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, फार्मेसी रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे इक्विपमेंट की लिस्ट शेड्यूल एन में दी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीमाइसेस। तो अगर किसी को फार्मेसी ओपन करनी है तो उनका प्रीमाइसेस किस तरीके से होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मेसी शुड बी नीट एंड क्लीन। तो प्रीमाइसेस जो भी है फार्मेसी का वो नीट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए। देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आपके प्रीमाइसेस में पानी पीने की अरेंजमेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सिटिंग फॉर द पेशेंट। तो आपका जो प्रीमाइसेस है, आपका फार्मेसी का जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए पेशेंट के लिए। कोई पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और वो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते तो वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी होनी चाहिए उनके लिए। देन द प्रीमाइसेस शुड बी डस्ट फ्री। तो जो आपका प्रीमाइसेस है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी एन एडवोकेट स्पेस। तो वहाँ पर प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो आपके फार्मेसी में तो वहाँ पर पेशेंट को खड़े रहने के लिए जगह होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। और अगर कोई अपनी बाइक से आ रहे हैं तो वहाँ पर उनकी बाइक रखने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर आपके प्रीमाइसेस में प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर किस तरीके से होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। द फर्नीचर ऑफ द फार्मेसी शॉल बी यूज फॉर विच दे आर इंटेंडेड। तो फार्मेसी के जो भी फर्नीचर्स है, टेबल है या फिर शेल्फ्स है जहाँ पर मेडिसिन रखी जाती है, तो जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, वही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रग केमिकल शुड बी केप्ट इन एन एप्रोप्रिएट रूम। तो ड्रग की जो रूम है और केमिकल्स की जो रूम है वहाँ पर जहाँ पर जो केमिकल होना चाहिए वहीं पर एप्रोप्रिएट जगह पर और एप्रोप्रिएट रूम में रखे हुए होने चाहिए। एवरी कंटेनर शॉल बियर एप्रोप्रिएट लेबल। फार्मेसी में जितने भी कंटेनर है मेडिसिन के उनके ऊपर प्रॉपर लेबल लगा हुआ रहना चाहिए, प्रॉपर लेबल होना चाहिए, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट है एपरेटस। तो एपरेटस कौन कौन से वहाँ पर होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है बैलेंस। तो आप सोच रहे होंगे कि फार्मेसी में बैलेंस क्यों रखा जाता है। तो पहले के जो फार्मेसी होते थे वहाँ पर कंपाउंडिंग होती थी, मतलब जब कोई भी पेशेंट उनके पास जाता था तो वो ऑन द स्पॉट मेडिसिन बना के उनको देते थे। तो उस समय मेडिसिन का मेजरमेंट करने के लिए बैलेंस की ज़रूरत लगती थी। तो बैलेंस ये एक एपरेटस है जो कि वहाँ फार्मेसी में होना ज़रूरी होता है। देन फिल्टर पेपर, किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को अगर फिल्टर करना है तो उसके लिए फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। देन फनेल, फिल्टर पेपर को फनल में रख के ही
कोई भी सब्सटेंस फिल्टर किया जाता है, कोई भी लिक्विड फिल्टर किया जाता है, तो इसलिए फनल भी बहुत ज़रूरी होता है। देन ग्लासेस, सीजर मतलब कैंची, कैंची भी फार्मेसी में होना ज़रूरी होती है। देन वाटर बाथ होना चाहिए, वॉच ग्लासेस होने चाहिए, वायर गॉज, पिल मशीन मतलब जो कैप्सूल बनाने की मशीन होती है वो मशीन, पिल बॉक्सेस, आप अगर आपकी फार्मेसी में कैप्सूल बना रहे हो तो उनको स्टोर करने के लिए बॉक्सेस भी तो होने चाहिए ना, तो इसीलिए पिल बॉक्सेस भी वहाँ पर होने चाहिए। देन सपोजिटरी मोल्ड, सपोजिटरीज मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम रेक्टम में एडमिनिस्टर करते हैं, रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज मोल्ड मतलब ये एक डिवाइस होता है जिसमें एक लिक्विड हम डालें, देन उसको कोल्ड करने के बाद वो शेप लेता है, तो ऐसे सपोजिटरीज मोल्ड वहाँ पर होने चाहिए। तो ये सारे एपरेटस फार्मेसी में होने चाहिए, फार्मेसी को चलाना है तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स, ये हमारा लास्ट शेड्यूल है। तो शेड्यूल एक्स में क्या आता है, शेड्यूल एक्स कंटेन द लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है। वार्निंग मेंशन ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स, तो शेड्यूल एक्स के जितने भी ड्रग्स हैं उनके लेबल पर वार्निंग दी रहती है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स लेबल्ड विथ सिंबल NRX इन रेड इंक, तो शेड्यूल एक्स के जितने भी ड्रग्स हैं उनके लेबल पे NRX करके सिंबल होता है जो कि रेड कलर की इंक में वहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग द फार्मासिस्ट मस्ट स्टैम्प ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसमें नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग लिखे गए हैं, लिख कर दिए गए हैं, तो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन अगर आप दे रहे हो किसी को वो ड्रग बेचने के बाद उस पर स्टैम्प करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही पर्सन जब वो एडिक्ट हो जाता है तो डबल वही प्रिस्क्रिप्शन लेकर आपके पास आ सकता है और आपके पास से मेडिसिन ले जा सकता है। तो इसीलिए ये जो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई आपके पास लेके आता है तो सोल्ड करने के बाद ये मेडिसिन वहाँ पर स्टैम्प लगाना ज़रूरी होता है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ ड्रग, तो ये जितने भी ड्रग आपने परचेस किए या फिर सेल किए हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ होना चाहिए। ड्रग मस्ट केप्ट अंडर लॉक एंड की, तो ये जो ड्रग है ये लॉक एंड की के अंडर होने चाहिए, मतलब ऐसी जगह स्टोर करके होने चाहिए जहाँ पर आप लॉक लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो आपके फार्मेसी से ये चोरी भी कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि ये ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो उनको लॉक एंड की में रखा जाता है। देन नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम शेड्यूल एक्स ड्रग्स, तो यहाँ पर हमें कुछ शेड्यूल एक्स ड्रग की लिस्ट दी गई है। फिनोबार्बिटल, एम्फेटामाइन बार्बिटल, साइक्लोबार्बिटल, मिथिल फिनोबार्बिटल, तो ये सारे ड्रग्स ये शेड्यूल एक्स में आते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे शेड्यूल की पढ़ाई यहाँ पर कर ली है। जितने भी शेड्यूल हमें सिलेबस में दिए गए हैं, जितने भी शेड्यूल हमें सिलेबस में दिए गए हैं उन सारे शेड्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।